नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली। पिछले वीडियो में हमने सीखा था धरती की स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, कौन कौन होती हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये धरातल पर स्थलाकृतियाँ बनती कैसी हैं और ये क्यों बदलती रहती हैं, है ना। तो ये धरातल पर स्थलाकृतियाँ वास्तव में परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण बनती हैं। ये परिवर्तनकारी शक्तियाँ क्या हैं? पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियां लगातार धरातल का निर्माण और बदलाव करती हैं। इन्हें ही भूसंचलन कहा जाता है। यह भूसंचलन दो प्रकार से होता है, एक लंबवत, एक क्षैतिज। इस आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, दीर्घकालिक भूसंचलन या मंद भूसंचलन और दूसरा आकस्मिक भूसंचलन। जैसा नाम से स्पष्ट है बच्चों, दीर्घकालिक भूसंचलन यानी वह घटना जो लंबे समय में पूरी होती है या जो घटना मंद गति से चलती है। जो घटना मंद गति से चलेगी उसको पूरा होने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आपको होमवर्क दिया जाए तो दो बच्चों को हमने होमवर्क बराबर बराबर दिया, एक बच्चा उसे धीमे धीमे एक क्वेश्चन किया, खेलने लगा, खाने लगा, फिर करेगा, धीरे धीरे करेगा तो उसे अपना होमवर्क पूरे करने में ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरा बच्चा लगन के साथ एक साथ बैठ के होमवर्क करेगा तो थोड़ी देर में वो अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। तो जो घटना मंद गति से चलेगी उसको पूरा होने में लंबा समय लगेगा। इसी को कहते हैं दीर्घकालिक या मंद भूसंचलन। दूसरा है आकस्मिक भूसंचलन। आकस्मिक भूसंचलन मतलब कोई घटना जो अचानक हो जाए। जैसे अभी हमारे रूम में उजाला है, अभी लाइट चली जाए तो अचानक से सब जगह अंधेरा हो जाएगा, फिर लाइट आ जाए तो सब जगह अचानक से उजाला हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? दीर्घकालिक भूसंचलन और आकस्मिक भूसंचलन। अब बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। ये दीर्घकालिक भूसंचलन क्या होता है? दीर्घकालिक भूसंचलन में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं, एक महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्तियां, दूसरी पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्तियां विशाल स्थान पर पूर्ण होती हैं, ये लंबवत होती है, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे की ओर। दूसरी होती पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, ये क्षैतिज होती है यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ये सीमित जगह में पूरी होती है। जो पर्वतकारी निर्माणकारी शक्तियां होती हैं इनमें धरती के तनाव और दबाव के कारण धरातल पर मोड़ आ जाती है या फिर धरातल का टूटने की क्रिया होती है। तो धरातल की मुड़ने की क्रिया या टूटने की क्रिया के आधार पर ये शक्तियां दो प्रकार से कार्य करती हैं, पहला वलन, दूसरा भ्रंशन। वलन का अर्थ है मोड़। जब धरती पर इस तरफ से और इस तरफ से बल या शक्तियां अपना कार्य करती हैं तो बीच की जो धरती है वो मुड़ जाती है, बीच की धरती ऊपर उठ जाती है, आजू बाजू की धरती नीचे रह जाती है, इससे धरती मुड़ जाती है। इसको कहते हैं वलन और इससे वलन होकर धरती के आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है भ्रंशन। भ्रंशन का अर्थ टूटना। जब धरती के अंदर की शक्तियां विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, जब दोनों तरफ से दबाव लगते हैं तो बीच की जो जमीन होती है वो नीचे धंस जाती है और आजू बाजू की जमीन ऊपर रह जाती है। इससे भी धरातल पर परिवर्तन होते हैं, इसको कहते हैं भ्रंशन। भ्रंशन का मतलब टूटना। आया बच्चों समझ में? तो यह हमने आपको बताया दीर्घकालिक भूसंचलन की क्रिया। अब हम आपको बताएंगे आकस्मिक भूसंचलन। आकस्मिक भूसंचलन मतलब जो अचानक से धरातल पर घटना हो जाती है। इसमें दो प्रकार की घटनाएं आती हैं, पहली तो ज्वालामुखी, दूसरी भूकंप। ठीक है बच्चों। अब हम ज्वालामुखी क्या होता है, अब हम आपको ज्वालामुखी, आपने नाम सुना होगा ना कि न्यूज़ में देखते हैं आज ज्वालामुखी आ गया, तो ये ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी का अर्थ है धरातल या भूपर्पटी पर एक छिद्र बन जाता है, उसके अंदर से धरती के अंदर, कल हमने पढ़ा था धरती के अंदर लावा बना हुआ है, ये धरती के अंदर का लावा उस मुख के जरिए बहुत फोर्स के साथ बाहर आता है और धरती पर जम जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी। और जिस मुख से वो निकलता है इसको कहते हैं ज्वालामुख या क्रेटर। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है, धरती के अंदर जो इतना लावा है वह क्यों है, वह ठंडा क्यों नहीं होता? इसके तीन कारण हैं।
पहला हमने कल के वीडियो में भी देखा था कि हमारी धरती पहले आग का गोला थी, बहुत बहुत समय के बाद ये ठंडी हुई। तो ठंडी कैसी? ऊपर ऊपर ठंडी हुई। तो धरती के निर्माण के समय से ही धरती के अंदर का भाग गर्म है। दूसरा कारण है धरती के अंदर के रेडियोधर्मी पदार्थ। धरती के अंदर के रेडियोधर्मी पदार्थ आपस में टकराने से टूटते रहते हैं, जिससे ऊर्जा और गर्मी पैदा होती रहती है। तीसरा कारण है धरती के बाहरी भाग का दबाव। धरती का बाहरी भाग कठोर है, इसका दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण ही अंदर का भाग गर्म रहता है। आया बच्चों समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि ये धरती के अंदर लावा भरा हुआ ठीक है, लेकिन ये बाहर कैसे आता है? आपके मन में विचार आ रहा होगा कि धरती के अंदर लावा भरा है, वो भी ठीक है, धरती के ऊपर का भाग कठोर है, वो भी ठीक है, फिर धरती के अंदर का लावा अचानक बाहर क्यों आ जाता है और कैसे आ जाता है? तो इसका जवाब है बच्चों, हमारी जो भूपरपटी है, बाहरी भाग धरती का, यह कई टुकड़ों में बनी हुई है। आपस में कई टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेट्स। जब ये प्लेट्स खिसकती हैं, धरती के दबाव तनाव के कारण ये प्लेट्स जब खिसकती हैं, तो इन प्लेट्स के खिसकने के कारण ही धरती पर भूकंप या ज्वालामुखी आती है। ठीक है, तो अब ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। धरती के अंदर जब दबाव पड़ता है, प्लेट्स ऊपर से खिसकती हैं, भूपरपटी कमजोर हो जाती है और दरारें बन जाती हैं। इन दरारों के माध्यम से वायु अंदर जाती है और उस वायु के दबाव से धरती के अंदर जो लावा भरा हुआ है, गर्म राख, धुआं, गर्म जल, ये सब बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर वहां जाके जम जाता है। जिस मुख से निकलता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुख या क्रेटर। जो नली बन जाती है, जिस नली के माध्यम से अंदर से आता है, उसे कहते हैं ज्वालामुख नली। ठीक है बच्चों, तो ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया है। देखिए आप चित्र में दिख रहा है ज्वालामुख, ज्वालामुख नली, अंदर तप्त मैग्मा गर्म चट्टानें भरी हुई होती है। ठीक है बच्चों, एक बार और ज्वालामुखी की प्रक्रिया को समझें। ज्वालामुखी प्रक्रिया में धरती के अंदर का गर्म लावा धरती की भूपरपटी पर बने गोल छिद्र के माध्यम से बहुत फोर्स के साथ ऊपर आता है, जिसमें बहुत धुआं, भाप निकलता है और राख, चट्टानें, गर्म चट्टानें, उष्ण जल आदि बाहर आता है और बाहर आके ठंडा होके ये जम जाता है। इससे चट्टान बन जाती, इन्हीं को ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या ज्वालामुखी के भी कुछ प्रकार होते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों, इनको भी नाम से ही समझ सकते। सक्रिय किसे कहते हैं? जो लगातार क्रियाशील, जो विद्यार्थी हमारे लगातार क्रियाशील रहते हैं, होमवर्क करते रहते हैं, सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, उनको कहते हैं बालक बड़ा सक्रिय। तो इसी प्रकार ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी को ऐसे समझेंगे, वे ज्वालामुखी जो लगातार समय समय पर आते रहते हैं। एक बार कोई ज्वालामुखी आया, एक स्थान पर ज्वालामुखी फटा, नियत समय पर उसमें पुनः लावा निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी समय रुकेगा, फिर नियत समय पर फिर लावा निकलना शुरू हो, यानी ज्वालामुखी से लावा निकलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसे ज्वालामुखी इटली के एटना में आते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी। अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जो सक्रिय तो हैं परंतु कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। एक बार किसी स्थान पर ज्वालामुखी आया, वह कुछ समय तक लावा निकलने के बाद वह प्रक्रिया पूर्णतः बंद हो गई, वहां से लावा निकलना बिल्कुल बंद हो गया। वो 1 साल, 6 महीने, कभी 2 साल तक ज्वालामुखी में से लावा नहीं निकला। तो हम ये सोचते शायद अब यहाँ से ज्वाला नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक पुनः विस्फोट होता है और उस ज्वालामुख से अंदर से बड़े फोर्स के साथ ज्वाला निकलने लगती, लावा निकलने लगता है। इनको कहते अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी। तीसरा है बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी।
प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिस स्थान पर एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हो, लावा निकले, कुछ समय निरंतर लावा निकलने के बाद वहां से लावा निकलना बंद हो जाए और कई सालों तक फिर दोबारा वहां से लावा ना निकले। तब क्या होगा, जहां से लावा निकलता है, ज्वालामुख जिसको कहते हैं, वह बड़ा गड्ढा होता था, छोटा तो बड़ी भारी प्रक्रिया होती है। तो बड़े भारी गड्ढे में वर्षा का जल भरता जाता है और वह एक झील का रूप ले लेता है। झील जानते हैं, जिससे तालाब होता है ना, तालाब से बहुत बड़ी झील होती है। तो उस ज्वालामुख में वर्षा का जल भर जाने से वो झील बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हमने समझे। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब इन ज्वालामुखियों के मनुष्यों के लिए कुछ फायदे या नुकसान भी होते हैं। सोचिए, होते होंगे कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। धरती पर जो भी घटनाएं होती हैं सबके फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो ज्वालामुखी से फायदे क्या होते होंगे बच्चों? देखिए, धरती के अंदर से जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वाला निकलता है, लावा निकलता है और वह लावा धरती पर आकर जम जाता है, जम जाके ठंडा हो जाता है तब, और मैदानी इलाकों तक भी फैल जाता है। तो जिस स्थान पर ये फैलता वहाँ की ज़मीन बड़ी ही उपजाऊ होती, वहाँ जो भी फसल बोई जाए अच्छा उत्पादन देती है। पहला तो ये। दूसरा, इस लावा में धरती के अंदर, कल हमने पढ़ा था, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, सिलिका, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे धातुएं धरती के अंदर की बाहर इस लावा में आ जाती हैं, जो हमारे बहुत उपयोगी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है बच्चों, नुकसान भी है। नुकसान क्या हो सकते हैं? जब ये ज्वालामुखी अचानक से फटता होगा तो जिस स्थान पर फटता होगा वहाँ के खेत, घर, खलिहान, कितना नुकसान होता होगा, जान माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। ज्वालामुखी जहाँ आता हो के आसपास की ज़मीन हिल जाती है, उससे भी हमारा मानव जाति का बहुत अधिक नुकसान होता है। आशा है आपको ज्वालामुखी अच्छे से समझ में आया। वेरी गुड। दूसरा, आकस्मिक भूसंचलन में दूसरी घटना कौन सी होती है? भूकंप। भूकंप का नाम तो आप सबने सुना होगा ना। भूकंप आता है तो क्या होता है? धरती हिल जाती है। जैसे कि इसका नाम है भूकंप, भू माने धरती, कंप यानी हिलना। तो जब धरती पर भूकंप आता है तो धरती हिल जाती है और कहीं कहीं धरती पर दरारें भी हो जाती है। ये क्यों होता है? धरती के अंदर की शक्तियों के कारण। कभी कभी अचानक धरती के आंतरिक भाग में कुछ हलचल होती है और वहां से एक तरंग उठती है। ठीक वैसे ही जैसे बिल्कुल शांत जल हो, किसी नदी का, तालाब का या किसी बड़े बर्तन में जल भरा हो, शांत जल हो और उसमें हम एक कंकड़ फेंक दें तो क्या होगा बच्चों? जैसे ही कंकड़ फेंकेंगे तो उस जल में जहां कंकड़ गिरेगा उसके चारों तरफ गोल लहरें उठना शुरू हो जाती है। देखा है आपने? लहरें उठने लगती हैं। ठीक उसी तरह धरती के अंदर का लावा में जब अंदर हलचल होती है तो वहां से लहरें उठना शुरू होती हैं। जिस केंद्र से ये लहरें उठती हैं उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है और ये लहरें ऊपर भूपर्पटी तक आती हैं और वहां आके कंपन पैदा करती है, धरती हिल जाती है, उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी अपन ने जाना कि भूकंप कैसे आता है। अब ये जाने भूकंप आता क्यों है। भूकंप आने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला तो हमने अभी बताया आपको कि धरती के अंदर की हलचल के कारण भूकंप आता है। लावा भरा उसमें हलचल होती रहती है। नंबर 2, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी जब आते हैं तो आसपास की जगह भूकंप आते हैं। तीसरा, धरती के अंदर का लावा, जलवाष्प कभी कभी धरती की ऊपरी परत, जो जहाँ पर कमजोर भूपर्पटी होती है, उसको तोड़कर ऊपर आना चाहते हैं। जलवाष्प और लावा धरती की ऊपरी परत को तोड़कर आता है या आना चाहता है। इन 3 कारणों से भूकंप आते हैं। समझ गए बच्चों भूकंप कैसे आते हैं। जब भूकंप आते हैं तो बहुत सारे
लाभ और हानि, जैसे पिन पड़ा ज्वालामुखी के नुकसान और फायदे दोनों होते हैं, ऐसे ही भूकंप के भी कुछ फायदे होते हैं, नुकसान तो बहुत ज़्यादा होते हैं। फायदे क्या होते हैं? भूकंप कम ज़्यादा आते हैं, कभी बहुत कम तीव्रता वाले 2 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, कभी 7 पॉइंट, कभी 8 पॉइंट, ऐसे कम ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। जब बहुत कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तो धरती थोड़ी सी हिल के शांत हो जाती है, पर जब ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तो कई बार धरती में दरारें भी पड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जब तीव्र भूकंप आते हैं तो भूकंप के आने से धरती में जो दरारें पड़ जाती हैं उससे धरती के अंदर का लावा निकलता है और उपजाऊ भूमि भी बना जाता है, नवीन आकारों का निर्माण होता है और खनिज पदार्थ भी धरती के बाहर आ जाते हैं। ये तो फायदे हुए। नुकसान तो बहुत होते हैं। जब भी अचानक से भूकंप आता है तो कई इमारतें गिर जाती हैं, रेल की पटरियां टूट जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, मनुष्य पशु मर जाते हैं, है ना। और जब अधिक तीव्रता से आती हैं तो समुद्र के अंदर की लहरें भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जैसे कि दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी क्या है बच्चों? समुद्र के अंदर की धरती में जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर भूकंप आने से समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। जैसे दिसंबर 2004 में 8.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था और उससे भारत जैसे और कई देशों में बहुत अधिक नुकसान हुआ था सुनामी से। तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें भूकंप के कारण उठने लगती हैं। कई बार नदियाँ, भूकंप आने से नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार बाढ़ भी आ जाती है। आया बच्चों समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा? भूसंचलन। भूसंचलन 2 प्रकार का होता है, आकस्मिक और दीर्घकालिक। ठीक है। दीर्घकालिक के कारण वलन और भ्रंशन 2 प्रक्रियाएं होती हैं। आकस्मिक के कारण ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज का पीरियड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।